हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 20 सीरीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पार्ट 9 को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 9 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द एपिलेप्सी एंड पार्किंसंस डिजीज। ये दोनों डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो हम लोग पहले एपिलेप्सी लिखेंगे, फिर आपके पार्किंसंस डिजीज़ को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, यहीं से अगर कुछ बच्चे सोचेंगे शॉर्ट क्वेश्चन कब कराएंगे, अरे भैया शॉर्ट भी यहीं से आएगा। अगर एपिलेप्सी लॉन्ग में आएगा तो लंबा लिखोगे, शॉर्ट में आएगा तो थोड़ा कम लिखोगे, यही होता है। ठीक है, हाँ। एपिलेप्सी क्या होता है सर? इसी को हिंदी में मिर्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिर्गी कहते हैं। अब मिर्गी कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है? जैसे अचानक से आदमी गिर जाता है, बॉडी अकड़ने लगती है, घबराने लग जाता है, कॉन्शियसनेस खत्म हो जाते हैं, तो ये सब सिचुएशंस मिर्गी में होते हैं। तो मिर्गी क्या होता है? इट इज़ अबाउट सबसेट ऑफ इलनेस दैट इज प्रीमियरली इम्पैक्ट द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। यानी इसमें हम लोगों का इलनेस यानी बीमारी का एक कारण है जिसमें ये आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड बीमारी है। यानी यह रोगों का एक समूह है जो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित करता है। यानी ये सबसेट ऑफ इलनेस है। मिर्गी एक बीमारियों का समूह है या संग्रह है जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है। यूनिक ट्रेट ऑफ दिस इलनेस यानी इस बीमारी का जो कुछ मुख्य लक्षण है इसके विच इंक्लूड टेंडेंसी फॉर रिपीटेड सीजर्स, यानी बार बार दौड़े पड़ना, है ना, बार बार दौड़ा पड़ना। ये इसके टेंडेंसी फॉर रिपीटेड सीजर्स यानी बार बार दौड़ा पड़ना। क्यों होता है ऐसा बार बार दौरा पड़ता है? क्योंकि मार्क्ड बाय एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन अ ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स में कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो डिस्चार्ज होती हैं, उससे होता है। ठीक है, हाँ। इन रोगों की विशेषता बार बार दौरा पड़ना यानी रिकरेंट सीजर्स पड़ने की प्रवृत्ति है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं में असामान्य विद्युत गतिविधि यानी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण होता है। अगर मैं बात करूं, दिस कुड लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर्स। एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं लाइक अनकंट्रोलेबल मस्कुलर मूवमेंट्स, कुछ अनकंट्रोलेबल मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं। ऑड परसेप्शंस यानी कुछ अजीब से सोच हो जाते हैं, मतलब थोड़ा कुछ समझ में आता है क्या सोचना नहीं सोचना। अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी पेशेंट खुद ही होश में नहीं रहता है, उसको समझ नहीं आता है हो क्या रहा है ना, हाँ। तो इसके परिणाम स्वरूप असामान्य व्यवहार जैसे अनियंत्रित मांसपेशी की गति होना, असामान्य अनुभूति यानी ऑड परसेप्शंस आना, एंड जो चेतना यानी कॉन्शियसनेस है, जो आपके साथ हो क्या रहा है आप समझ पाते हो ना, उसको कॉन्शियस कहते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट हो जाता है यानी कॉन्शियसनेस थोड़ा सा एकदम नहीं कि बेहोश ही हो जाता है लेकिन थोड़ा चेंज हो जाता है, उतना पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर पाता अपने बॉडी को लेकर के। ठीक है, तो एपिलेप्सी एक सबसेट ऑफ इलनेस है, प्रीमियरली आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को इम्पैक्ट डालता है। यूनिक ट्रेट्स ऑफ दिस इलनेस, इस इलनेस में मेनली रिपीटेड सीजर्स होते हैं, बार बार झटके आते हैं, ब्रेन में एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ का, है ना, एंड एबनॉर्मल बिहेवियर्स लाइक अनकंट्रोलेबल मस्कुलर मूवमेंट, कुछ अनकंट्रोलेबल मस्कुलर मूवमेंट होते हैं, ऑड परसेप्शन होता है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, हाँ। अब इसके ईटियोलॉजी यानी कारण की बात करते हैं। कारण में हम लोग बात करते हैं हाई फीवर यानी उच्च ज्वार, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर की वजह से मिर्गी आ जाता है। तो कई बार ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से आ सकता है। किसी को स्ट्रोक हो गया यानी नस वगैरह फट गया, है ना, नस बंद हो गया कहीं पर ये ब्रेन वगैरह का, तो उस कंडीशन से हो सकता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन यानी कि ब्रेन में यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होने पर। ब्रेन ट्यूमर यानी मस्तिष्क में ट्यूमर होने पर। डिमेंशिया यानी कि याददाश्त कम हो जाने के कारण भी होता है। मेटरनल ड्रग यूज़, है ना, ब्रेन मालफॉर्मेशंस यानी मातृ दवा सेवन या फिर जो मेटरनल ड्रग यूज़ होता है यानी जो प्रेगनेंसी के बाद जो मेटरनल ड्रग होते हैं उसको यूज़ करना, या तो ब्रेन मालफॉर्मेशंस की वजह से। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज, जेनेटिक डिजीज, बहुत सारे कारण होते हैं। मिर्गी आने का कोई एक परफेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, किसी वजह से रीजन आएगा, बहुत तेजी बुखार आना, ब्रेन इंजरी हो जाना, स्ट्रोक हो जाना। अब जरूरी नहीं कि सब लिखो, 2-4 पॉइंट भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। लक्षण क्या क्या है एपिलेप्सिस के, रिकरेंट सीजर्स के लक्षण क्या क्या है, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है एपिलेप्सी का। रिकरेंट सीजर्स यानी बार बार दौड़ा पड़ना, कन्वल्जन्स यानी झटका आना, है ना, बार बार झटके आना, कन्फ्यूज्ड मेमोरी हो जाना यानी स्मृति में भ्रम होना, यानी कि जो चीज़ें याद नहीं रहेगा क्या है कौन है नहीं है, होता है ना, थोड़ा मेमोरी कमजोर हो जाता है। लॉस ऑफ बबल और ब्लैडर कंट्रोल यानी कि बबल यानी इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। कई बार किसी को मिर्गी आती है तो वहाँ पर टॉयलेट वगैरह भी हो जाते हैं, शौच हो जाता है अपने आप, क्यों? क्योंकि कंट्रोल खत्म हो जाता है।
सडन स्टीफनेस यानी अचानक शरीर का कठोर हो जाना, यस अचानक शरीर का कठोर हो जाना होता है। सडन फॉलिंग, अचानक से पेशेंट गिर जाता है, पैनिक कर जाता है, घबरा जाता है। एंड चेंज इन द सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल में मतलब स्मेल को सही से सेंस नहीं कर पाता, टच को नहीं, साउंड को नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलती है, झटकेदार गतियाँ, बहुत ज़्यादा झटका आता है, ऐसे ऐसे करता है पेशेंट, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं। यानी एपिलेप्सी के अलग अलग सिम्टम्स हमने बताया, रिकरेंट सीजर्स हो गया, कन्वर्जेंस हो गए, कंफ्यूज मेमोरी हो गई, लॉस ऑफ बबल और ब्लैडर कंट्रोल, ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपके किसके हैं, किसके हैं भैया, तो ये आपके एपिलेप्सी के हैं। ये देखो एपिलेप्सी के कॉमन सिम्टम्स लिखे हुए हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वीकनेस, एंजाइटी, कन्फ्यूज स्पीच एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड जर्किंग ऑफ मसल्स, इस तरह से मांसपेशियां अकड़ जाती है, एंड स्टीरिंग, बॉडी कांपने लग जाता है। ठीक है, ये एक कारण सिम्टम है किसके, एपिलेप्सी के। अब इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं भाई, कीटोजेनिक डाइट कैन बी फॉलोड अलॉन्ग विथ मेडिसिन, यानी डाइट्स के साथ जो भी दवाओं हैं उसके साथ कीटोजेनिक ड्रग दिया जाता है, कीटोजेनिक डाइट दिया जाता है जिसमें कीटोन वगैरह होते हैं। दवाओं के साथ साथ कीटोजेनिक आहार जैसे उच्च वसा वाला प्रोडक्ट, कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार दिया जाता है, अपनाया जा सकता है, जो कुछ रोगियों में दौरे की आवृत्ति को कम कर सकता है ना। ये तो नॉन फार्माकोलॉजिकल था, लेकिन फार्माकोलॉजिकल में पूछा जाता है कि भाई कौन सी दवा है, तो देखो भाई एपिलेप्टिक एंटी जो मिर्गी को ठीक करने वाली दवा होती हैं उनको AEDs बोला जाता है। AED मतलब हुआ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। क्या, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। आप सारा मत याद रखो, लेकिन फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग याद रखो। जैसे सीजर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, एक तरीके से जल्दी करना है तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि हर सीजर में क्या होता है, लेकिन हाँ हर सीजर के लिए अलग अलग सीजर्स के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग थोड़ा अलग है। जैसे जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए कौन सा है, कार्बामेजापिन और फाइनिटोइन। आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे, इसको काट भी देंगे तो चलेगा, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग आपको याद रखना है। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए क्या होता है, कार्बामेजापिन और फेनिटोइन। जबकि एब्सेंस सीजर्स के लिए क्या होता है, वेलप्रोएट और इथोसक्सीमाइड, वेलप्रोएट और इथोसक्सीमाइड। जबकि मायोक्लोनिक में वेलप्रोएट होता है, एटोनिक सीजर्स में वेलप्रोएट होता है, फ्रेबाइल सीजर्स में डाइजीपाम होता है, एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस में डाइजीपाम और क्लोनाजीपाम आईवी रूट से दिया जाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, कई बार ऐसे पूछता है, वैसे बेसिक क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो याद रखना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग, जैसे वेलप्रोएट, वेलप्रोएट लगभग हर जगह यूज हो रहा है, वेलप्रोएट स्पेसिफिकली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, इसी को वेलप्रोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, बाकी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक में कार्बामेजापिन फाइनिटोइन है, एब्सेंस सीजर में वेलप्रोएट और इथोसक्सीमाइड है, बाकी सब जगह वेलप्रोएट है, एटोनिक में भी, फेब्राइल सीजर में डाइजीपाम है, एंड यहाँ डाइजीपाम और क्लोनाजीपाम है। इस तरीके से इनके फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग को हमने आपको याद कराया। अब थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे किस तरीके से एग्जाम में आपके पेपर बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, यहाँ से उनको थोड़ा सा आंसर करने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा समझ पाऊँ कि हाँ भैया आपको क्लियरिटी मिली है। ठीक है, चलो भाई, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को चैट का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो थोड़ा इसके आंसर को करने का प्रयास करना। ओके, क्वेश्चन है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के की फीचर्स क्या हैं, परसिस्टेंट फीवर, लगातार बुखार आना, नहीं, ये कारण हो सकता है लेकिन ये फीचर नहीं है। रिपीटेड सीजर्स फ्रॉम द एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, यस, ब्रेन में कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से एपिलेप्सी देखने को मिलता है, यानी आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स। सबसे पहला ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, इसमें आपका फाइनिटोइन और कार्बामेजापिन, ये दो ड्रग था ना जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, देखो है ना, फाइनिटोइन और कार्बामेजापिन। तो यहाँ पे फाइनिटोइन और कार्बामेजापिन ऑप्शन में है ना, तो फाइनिटोइन ऑप्शन में मार दो, फाइनिटोइन है ना। हाँ, इस तरीके से पूछे जाते हैं। विच ड्रग एक्ट्स बाय इनहेंसिंग गाबार्जिक ट्रांसमिशन इन द ब्रेन, यानी गाबा न्यूरोट्रांसमीटर से काम करता है, बताओ, फाइनिटोइन, वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेजापिन या इथोसक्सीमाइड। बताओ भाई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग जो इनहेंस करता है गाबानर्जिक ट्रांसमिशन इन द ब्रेन, तो गाबा के जो करता है वो भी आपका ये वेलप्रोइक एसिड ही है, वो भी आपका वेलप्रोइक एसिड ही है। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये इस तरीके से सवाल आ सकते हैं, जो कि गाबानर्जिक डाइजीपाम होता तो और बेहतर आंसर होता, लेकिन आप वेलप्रोइट आप आंसर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। अब देखो दूसरा है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में बॉडी कप आता है, ये क्या होता है, बॉडी कप आता है, बहुत ज़्यादा ट्रीमर्स होते हैं, इसको ट्रीमर कहते हैं।
इट इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ये भी आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर है जो आपकी मूवमेंट को अफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा बॉडी डैमेज होता है। यहाँ पर क्या होता है, नर्व सेल डैमेज हो जाता है इन ब्रेन, कॉज डोपामिन रिलीज टू ड्रॉप। याद रखना पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, जिससे कि पेशेंट को ट्रीमर्स आते हैं, यानी कि झटके आते हैं, ठीक है। और झटके मतलब झटके नहीं, कपकपाता है हाथ। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो डोपामिन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, है ना, जो डोपामिन बनाने का काम करते हैं, वो क्या होता है, जो डोपामिन बनाने वो जो नर्व सेल है वो डैमेज हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, उसके वजह से पार्किंसंस डिजीज डेवलप होता है। ये प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो आपके मूवमेंट को अफेक्ट करता है। यहाँ नर्व सेल डैमेज हो जाता है ब्रेन में, जो कि डोपामिन रिलीज कर रहा है, इसकी वजह से डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। पार्किंसंस ऑफन स्टार्ट विथ अ ट्रीमर इन वन हैंड। पार्किंसन स्टार्ट, ट्रीमर मतलब है कपकपाना, एक हाथ में ट्रीमर से शुरू होता है। एंड अदर सिम्टम्स आर स्लो मूवमेंट, जैसे मूवमेंट स्लो हो जाना, स्टीफनेस होना, लॉस ऑफ बैलेंस, बैलेंस की कमी होना, ये सब आपके पार्किंसंस डिजीज में होते हैं। यानी यह एक प्रगतिशील तंत्रिका तंत्र विकार है, यानी प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, जो शरीर की गति यानी मूवमेंट को प्रभावित करता है। मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका के क्षय क्षति के कारण डोपामिन स्तर कम हो जाता है, ठीक है, डोपामिन के कमी की वजह से होता है, याद रखना। पार्किंसंस रोग प्रायः एक हाथ में कपकपी यानी ट्रीमर से शुरू होता है, ऐसे से कपकपाता है। इनके अन्य लक्षणों में धीमी गति, ब्रेडिकाइनेसिया यानी कि स्लो चलना, और मांसपेशियों की कठोरता और संतुलन की कमी शामिल है, ठीक है। चलो, अब है अगला क्या, पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, बॉडी कपकपाता है, ठीक है। कन्वर्जेंट एंड एपिलेप्सी, एपिलेप्सी एक बीमारी का नाम है, और कन्वर्जेंट जो है ना, कन्वर्जन आना, वो उसके सिम्टम्स हैं, उसमें एक तरीके से झटके लगते हैं बॉडी में, उसको हम लोग कन्वर्जेंस कहते हैं, ठीक है। कह रहा है ऑल थ्रू, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ऑल थ्रू जो ये डिजीज़ है, ऑल थ्रू दिस डिजीज़ कैन नॉट बी क्योर्ड, इसको पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ मेडिकेशन है जो कि इसके सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ क्या है सर, ये आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ बीमारी है, यानी कि प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जो आपके मूवमेंट को अफेक्ट करता है। यहाँ पर किस चीज़ का लेवल कम हो जाता है, डोपामिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो डोपामिनर्जिक नर्व सेल होते हैं जो डोपामिन प्रोड्यूस करेंगे, वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट होता है एक हाथ में ट्रिमर से, और धीरे धीरे मूवमेंट को, स्टिफनेस, बैलेंस वगैरह कम होने लगते हैं। एंड इसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, लेकिन मेडिकेशंस क्या करते हैं, इसके सिम्टम्स को इम्प्रूव करते हैं। इसके ईटियोलॉजी की मैं बात करूं, इसके कारण की मैं बात करूं, तो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज कैन बी स्टडीज एज, जैसे कारण क्या क्या हैं, तो इसके कारण को मैं थोड़ा सा यही पेज, वही चीज़ें हिंदी में भी यहाँ पर किया हुआ है, तो इस पेज को यहाँ पर पढ़ेंगे। कारण, ये देखो यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, यानी कि ईटियोलॉजी, द ईटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ पार्किंसंस डिजीज कैन बी स्टडीज एज। सबसे पहला जेनेटिक फैक्टर्स, यानी थ्रू द एग्जैक्ट जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड, यानी एग्जैक्टली जीन कौन सा है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, ऐसा कोई रीज़न नहीं पता चल पाया, लेकिन अगर जीन में म्यूटेशन हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, तो अचानक से ये बीमारी हो सकती है ना, थोड़ा जो कुछ जेनेटिक कॉज की वजह से ये बीमारी हो सकती है। कौन, पार्किंसंस डिजीज। हाँ, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स, डाइटरी हैबिट्स, इन्फेक्शन, टॉक्सिन लाइक हैवी मेटल्स, वेल वाटर आर सम इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट कैन कॉज पीडी। यानी जो आपका पार्किंसंस डिजीज होने के कुछ ये भी कारण हैं, जैसे उम्र, ज़्यादा उम्र होने के बाद होता है, लिंग यानी कि मेल और फीमेल में अंतर हो सकता है, आहार, कुछ डाइटरी हैबिट्स, संक्रमण, विषैले पदार्थ जैसे भारी धातुएं या कुएं का पानी आदि ऐसे पर्यावरण कारक हो सकते हैं पार्किंसंस रोग डेवलप करने के। एंड कुछ अदर फैक्टर्स हैं, जैसे हेड ट्रॉमा, सर में जोर से चोट लगी हो, ड्रग लाइक एंटीएमेटिक्स, बहुत ज़्यादा एंटीएमेटिक जैसी दवा जो कि ओंडानसिट्रोन टाइप की दवाएं हैं जो कि उल्टी को रोकता है, उनका ज़्यादा यूज़ करना, या एंटी हाइपरटेंसिव या न्यूरोलेप्टिक्स या इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। यानी सिर की चोट, ट्रॉमा, कुछ दवाएं जैसे एंटीएमेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, न्यूरोलेप्टिक्स एंड संक्रमण पार्किंसन रोग के कारण बन सकते हैं। ये कुछ कारण हैं जो कि हो सकता है। अच्छा, पार्किंसंस डिजीज में होता क्या है, मेनली सिम्टम्स क्या है, कब्जियत होने लग जाती है, पेट में, पेट साफ नहीं होता है, वॉइस में चेंजेज आते हैं, आवाज़ में परिवर्तन है, जो सही से कंटिन्यूस बोल नहीं पाता है, एंड स्लोड मूवमेंट, गति धीमा हो जाता है, रिजिड मसल्स, मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, एंड लॉस ऑफ मूवमेंट लाइक ब्लिंकिंग, स्माइलिंग, स्विंगिंग, यानी जितने तरीके से आप आराम से ब्लिंक कर रहे हो आंखों को, स्माइल कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बैलेंस इशू होता है, क्योंकि ट्रिमर्स, सबसे मेन इशू है इसका ट्रिमर होना,
कपकपी होना, और वो कपकपी की वजह से मेनली यहाँ पर दिक्कत आती है पार्किंसंस डिजीज़ में, ठीक है। हाँ, राइटिंग चेंज हो जाना, क्योंकि हाथ थरथराएगा तो राइटिंग तो चेंज होगा, ये लिखावट में परिवर्तन होना। ब्लैंक एक्सप्रेशन यानी भावहीन चेहरा, कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे पाता, हंस नहीं पाता है, मुस्कुरा नहीं पाता, क्योंकि मसल कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। चलने में रुक जाना या फ्रीजिंग होना, यानी स्टॉप्ड पोजीशन, एक पोजीशन पे रुक जाना, भाई चल नहीं पाता है, तो उस कंडीशन में भी ये आपके पार्किंसंस डिजीज़ के क्या हैं सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब है इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या है सर। इसके लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना, यानी जीवन शैली में परिवर्तन करना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, मसाज थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, पेट थेरेपी। पेट थेरेपी क्यों जरूरी होता है, पालतू चीज़ों, जिस चीज़ से खुशी मिलती है, क्योंकि बॉडी में किसका कमी हुआ है, डोपामिन की कमी हुई है, और वो डोपामिन तभी रिलीज होगा जब आप हैप्पी फील करोगे। तो यहाँ पर जैसे किसी को कुत्ते से प्यार होता है, बिल्ली से प्यार होता है, किसी को भालू से प्यार होता है, जिसको जो पालता है, तोता से प्यार होता है, तो उस जानवरों को अपने पास रखो, उसको देख करके मुस्कुराओ, अच्छा थोड़ा था ना, किसी को डोपामिन रिलीज होते हैं, तो उससे सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, यहाँ स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आवाज़ लड़खड़ा जाता है, तो थोड़ा सा स्पीच थेरेपी में उसको थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस करवाया जाता है। अवॉइड क्राइंग कैरिंग दिस वाइल यू वॉक, यानी चलते समय कुछ वस्तुएं उसके हाथ में मत दीजिए जो भारी वजन का हो, क्योंकि उसको दिक्कत होगी, ठीक है। अब इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कौन कौन से ड्रग दिए जाते हैं, तो सबसे मेन ड्रग है कार्बिडोपा, लीवोडोपा, ये साथ में कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें मेन ड्रग है लीवोडोपा। लीवोडोपा मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है जो कि पार्किंसंस डिजीज में यूज होती हैं। लीवोडोपा पार्किंसंस रोग में सबसे प्रभावी दवाई है, यानी कि बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग, यानी फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, लीवोडोपा पार्किंसंस डिजीज के लिए। लेकिन लीवोडोपा सिर्फ अकेले नहीं दिया जाता है, इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर कार्बिडोपा के साथ इसको देते हैं तो कार्बिडोपा लीवोडोपा को ब्रेक जल्दी नहीं होने देता, जिससे आपके बॉडी में लीवोडोपा का मेंटेन डोपामिन का लेवल बना रहता है ना, लंबे समय तक। ऐसे नहीं तो तुरंत से डोपामिन खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये बोल रहा है इन दिस कॉम्बिनेशन लीवोडोपा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अर्ली कन्वर्जन टू डोपामिन आउटसाइड द ब्रेन, यानी ये क्या करता है, ये कॉम्बिनेशन जो है कार्बिडोपा और लीवोडोपा, लीवोडोपा क्या होता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम अर्ली कन्वर्जन, लीवोडोपा अर्ली कन्वर्जन से प्रोटेक्ट होता है डोपामिन आउटसाइड द ब्रेन, है ना, ब्रेन के आउटसाइड में, यानी ये संयोजन लीवोडोपा के मस्तिष्क के बाहर डोपामिन में जल्दी परिवर्तित होने से बचाता है, यानी ब्रेन से बाहर में ही कहीं लीवोडोपा, क्योंकि अगर लीवोडोपा दोगे तो ब्रेन से बाहर में ही लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटाबोलाइज होकर के, क्योंकि ये प्रो ड्रग है, इसलिए इसको कार्बिडोपा के साथ देते हैं, तो ये जल्दी कन्वर्ट नहीं होता है ब्रेन से बाहर, जिससे ज़्यादा मात्रा में ब्रेन को डोपामिन मिल पाता है और सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट रिड्यूस साइड इफेक्ट्स सच एज नोजिया वगैरह क्या कहते हैं, कम करने का काम करता है। फिर है इनहेल्ड कार्बिडोपा लीवोडोपा, हाँ पहले तो ये था दवा ओरली जो लिया जाता है, फिर कुछ इनहेल्ड होता है जो कि इनहेल कराया जाता है, इम्ब्रीजा के नाम से आता है, इम्ब्रीजा एक ब्रांड नेम है जिसमें ड्रग डिलीवर किया जाता है कार्बिडोपा लीवोडोपा, जो इनहेल्ड फॉर्म में होते हैं। इट हेल्प्स मैनेज सिम्टम्स व्हेन ओरल मेडिकेशन सडनली स्टॉप वर्किंग ड्यूरिंग द डे, अगर मान लो ओरल मेडिकेशन उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तब इनहेलेशन वाला काम यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यूज़ करेंगे, जैसे डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में दिस इंक्लूड्स ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनारोल, पैरामेक्स क्या कहते हैं प्रामिपेक्सियोल, ये कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कहीं ना कहीं आपके डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट्स हैं, ठीक है। दे स्टिमुलेट डोपामिन रिसेप्टर्स इन द स्ट्रेटियम, यानी आपके ब्रेन में जो स्ट्रेटियम का हिस्सा है वहाँ पर डोपामिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे डोपामिन अच्छे से काम करता है एंड प्रॉपरली पार्किंसन ठीक हो जाते हैं। फिर यहाँ पे माओ बी इनिबिटर्स भी यूज़ होता है। माओ बी इनिबिटर्स का मतलब होता है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, याद रखना माओ बी का फुल फॉर्म पूछा गया था, MAOB, तो मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है जो ब्रेन में पाया जाता है, तो इस एंजाइम को ब्रेक कर तो इनिबिट करता है, यानी इसमें ड्रग क्या क्या है, सेलेजिलिन और रेसेलेजिलिन है। दे इंक्रीज एंड प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन, यानी ब्रेन में ये माओ बी इनिबिटर्स डोपामिन को जल्दी ब्रेक नहीं होने देते हैं, ब्रेन को डोपामिन का नियम है, जब आप खुश होते हो डोपामिन रिलीज होता है एंड फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन उसको तोड़ने नहीं देगा कौन, माओ बी इनिबिटर्स, क्योंकि वो एंजाइम टूटता कौन है, उसको तोड़ता कौन है, माओ यानी मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम, उसी को हम क्या कर देंगे, इनिबिट कर देंगे। तो माओ बी इनिबिटर्स में सेलेजिलिन एंड रेसेलेजिलिन है, ये इंक्रीज करता है प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन एंड दे प्रिवेंट बैकडाउन ऑफ डोपामिन बाय इनिबिटिंग मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम्स। कहने का मतलब है डोपामिन को टूटने से बचाने का काम करता है, कैसे, तो ये जो माओ एंजाइम है ना, माओ बी यानी मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम बी, इसको इनिबिट करके, ठीक है। तो मैंने क्या बताया पार्किंसंस डिजीज में, ध्यान से सुनना,
पार्किंसंस डिजीज एक प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, जो यहाँ पर क्या होता है, आपके नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं जो कि डोपामिन बना रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डोपामिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, यानी कम हो जाता है ना। हाँ, यहाँ पे शुरुआत होता है हाथों में ट्रिमर से, फिर धीरे धीरे बॉडी में ट्रिमर्स आते हैं और मूवमेंट स्लो हो जाता है, स्टीफनेस हो जाते हैं। एंड याद रखना, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसके सिम्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है दवाओं के माध्यम से। कारण कुछ भी श्योर नहीं है, लेकिन हाँ कई बार जेनेटिक फैक्टर्स होता है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर या तो कुछ अदर फैक्टर की वजह से हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में यहाँ पे कब्जियत होना मेन है, ट्रिमर्स होना, यानी कि आपके पार्किंसन डिजीज़ में मेनली है कपकपी यानी ट्रिमर्स होना, बैलेंस इशू होना, चलने के समय पे थोड़ा सा दिक्कत होना, जैसे ब्लिंकिंग, स्मेलिंग, स्विंगिंग नहीं हो पाता है ना, रिजिड मांसपेशियाँ हो जाना, मूवमेंट स्लो हो जाना, चेंज इन वॉइस, कॉन्स्टिपेशन जैसे सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल चेंज करना, यानी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देना, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, थेरेपी, मसाज थेरेपी देना, योगा, मेडिटेशन, पेट थेरेपी, ये सब चीज़ें, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा फील हो, डोपामिन रिलीज होगा, थोड़ा सिम्टम सही होगा, क्योंकि डोपामिन की कमी से ही ये पार्किंसंस हुआ है। इसमें बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, लीवोडोपा है, जो किसी कॉम्बिनेशन में देते हैं, लीवोडोपा और कार्बिडोपा के कॉम्बिनेशन में। क्यों? ताकि इसका अर्ली कन्वर्जन ना हो जाए आउटसाइड द ब्रेन, यानी ब्रेन के बाहर लीवोडोपा कन्वर्ट ना हो जाए डोपामिन में, जिसका कि कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए कार्बिडोपा के साथ देते हैं ताकि बचे और वो ब्रेन में जाए और तब कन्वर्ट हो। दिस हेल्प टू प्रिवेंट रिड्यूस साइड इफेक्ट सच एज नोजिया जैसे इफेक्ट को भी कम करता है। अगर ओरल वाला काम नहीं करेगा तब इम्ब्रिजा नाम से ब्रांड नेम आता है, जिसमें भी कार्बिडोपा, लिविडोपा है, बस इनहेल कराया जाता है। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनोरोल एंड पैरामिक्सोप्रियोल, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो सीधे सीधे डोपामिन के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। माओ बी इनिबिटर्स में सेलाजिलिन और रेसेलाजिलिन है, जो इंक्रीज करता है आपके डोपामिन को ब्रेन में। ठीक है। हाँ, फिर आप कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको जवाब देना है आपके, फिर यहाँ से कुछ MCQ क्वेश्चंस बने हुए हैं एग्जाम के, जो आपको आंसर करना है। ठीक है, चलो भाई जवाब दो। क्वेश्चन है आपका, व्हाट काउजेज द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज का मेन कारण क्या है? इंक्रीज इन सेरोटोनिन लेवल, नहीं भाई, डोपामिन कम होता है। डिक्रीज द नर्व सेल लीडिंग टू डिक्रीज डोपामिन, यस, डैमेज हो जाता है नर्व सेल जिससे डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, आंसर बी करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ड्रग कॉम्बिनेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पार्किंसंस डिजीज सिम्टम्स बाय प्रिवेंटिंग अर्ली कन्वर्जन डोपामिन कन्वर्जन। कहने का मतलब है कौन सा ड्रग कॉम्बिनेशन पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है जो कि डोपामिन के अर्ली कन्वर्जन को रोकने का काम करता है ना। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, कार्बिडोपा और लिवोडोपा का कॉम्बिनेशन दिया जाता है पार्किंसंस में। माओ बी इनिबिटर्स लाइक सेलेजिलिन हेल्प्स इन पार्किंसंस डिजीज बाय, कैसे काम करता है माओ बी इनिबिटर्स? तो मैंने बताया था मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है जो कि डोपामिन को ब्रेक करता है। तो ये क्या करता है, माओ बी एंजाइम्स डोपामिन को ब्रेक होने से बचाता है ना, ब्रेक होने से बचाता है। तो ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर, नहीं भाई, रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता, डोपामिन को ब्रेक होने से बचाता है, ताकि ज़्यादा डोपामिन आपके शरीर में अवेलेबल हो और सिम्टम इंप्रूव हो। बताओ भाई, डोपामिन के ब्रेकडाउन को इंक्रीज करता है? नहीं, प्रिवेंट डोपामिन ब्रेकडाउन, यानी डोपामिन को टूटने से बचाने का काम करता है, आंसर डी, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। ज़्यादा लंबा क्लास रहेगी नहीं, छोटी सी क्लास रहेगी। अगले क्लास में और भी पढ़ेंगे, रात काफ़ी हो चुकी है। आज हम लोग मेनली एपिलेप्सी और पार्किंसंस पढ़ लिए हैं। एपिलेप्सी मेनली होता किसकी वजह से है, तो ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिससे कुछ डिस्चार्ज होते हैं, जिससे कि आपको मिर्गी आती है। ठीक है, पार्किंसंस डिजीज में डोपामिन की कमी हो जाती है। एपिलेप्सी के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है अलग, मेनली है फाइनिटोइन, कार्बामेजापिन, वेल्प्रोइक एसिड, इथोसक्सीमाइड, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि मेनली यूज होते हैं एपिलेप्सी में, मिर्गी में। जबकि पार्किंसंस में कार्बिडोपा लिवोडोपा का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट। बाकी माओ बी इनिबिटर्स, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट्स, ये कुछ ड्रग्स हैं जो यूज होते हैं। ठीक है, हाँ चलो, तो फाइनली ये आपका यहाँ पर ख़त्म होता है आज का टॉपिक। एंड अगले क्लास में हम लोग अल्जाइमर, स्ट्रोक, माइग्रेन वगैरह पढ़ेंगे बढ़िया से, घबराइएगा नहीं एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि क्लास अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।